नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो क्लास होगा वह आप सबके सवालों को लेकर है। आज हम समझेंगे अंश क्या है, इसको आज बहुत ही विस्तार से समझेंगे। मैं कमेंट देख रहा था, किसी दर्शक ने पूछा है अंश क्या होता है, अंश क्या है। हालांकि मैं अंश को लेकर पूर्व में भी किसी क्लास में विस्तार से बताया हूं, आज इसको और विस्तार से समझेंगे। मैं यह सोच रहा था कि आप कुछ भी सीखिए, यदि डाउट्स क्लियर न हो तो वह जानकारी आधी अधूरी रहती है, लगती है। तो मैं यह कोशिश करूंगा कि आप सबके कमेंट को लेकर भी वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से उस डाउट को क्लियर किया जाए, ताकि आप ज्योतिष और बढ़िया से समझ सकें। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपको ज्योतिष बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे, आप जितने बार भी कमेंट करके पूछेंगे, मैं उतने बार बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए समझते हैं अंश क्या है। आज इस अंश को मैं विस्तार से बताऊंगा। कुंडली पर कहाँ दिया रहता है, यानी कुंडली पर कहाँ लिखा रहता है, ये तीनों ही कुंडली के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि जन्मांक जो पत्रिका आता है इसमें कहाँ लिखा जाता है, षड्वर्गीय जो है, षटवर्गीय, इसको षड्वर्गीय भी कहते हैं, इसमें कहाँ लिखा रहता है। सप्तवर्गीय जो जन्म पत्रिका होता है इसमें कहाँ लिखा जाता है। और साथ ही साथ मैं आज आपको शताब्दी अर्ध शताब्दी पंचांग पर भी बताऊंगा कि यह कहाँ दिया रहता है और अंश की क्या भूमिका है, यह कितना महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि इस क्लास के बाद अंश को लेकर आपके मन में डाउट न बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट्स होंगे वह क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंश को हम कुंडली पर लिखते कहाँ हैं, या चलिए इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पंचांग में ये कहाँ दिया रहता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेरे पास श्री अर्ध शताब्दी पंचांग है जो दिवाकर का पंचांग है। दिवाकर पंचांग का अर्ध शताब्दी है। इसी पे अर्ध शताब्दी में ही देखते हैं। सबसे पहले हम कोई सा भी पृष्ठ खोल लीजिए, तो यहाँ तिथियों का विवरण दिया रहता है, नीचे ग्रह स्पष्ट दिया रहता है। अब देखिए यहाँ आपको दो कुंडली देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी पंचांग खोलिएगा तो उसमें आपको दो इस तरह के चक्र देखने को मिलेगा। उसमें से जो पहला चक्र होता है वो प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक का होता है, और जो दूसरा वाला चक्र है वो अष्टमी के बाद पूर्णिमा या अमावस्या तक का चक्र होता है। अब इस चक्र के जस्ट बगल में देखिएगा तो सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रह दिए रहते हैं, और उसके नीचे यानी ग्रहों के नीचे राशि, अंश, कला, विकला, फिर गति और फिर विगति दिया रहता है। फिर वो ग्रह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के किस चरण में है। फिर इसके नीचे दिया रहता है, ये माह है से मार्गी और अ से अस्त, मार्गी, वक्री, उदय और अस्त। मार्गी और व यहाँ दिख रहा होगा तो ये लाइन हो जाएगा मार्गी और वक्री का, ये हो जाएगा अस्त और उदय का। यानी ग्रह अस्त अवस्था में है कि उदय अवस्था में है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाले में मार्गी और वक्री में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रह मार्गी है या वक्री। अभी पिछले ही वीडियो में मैं बताया हूं वक्री ग्रह के बारे में, तो वो ग्रह वक्री है कि नहीं, कौन सा ग्रह वक्री है या नहीं है, वो आप यहां से देख सकते हैं कि नवग्रहों में कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा नहीं है। मैंने बताया था राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, तो हमेशा यहाँ वह देखने को मिलेगा। और बाकी जो ग्रह हैं उनकी अवस्था आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको चार देखने को मिलेगा, 1 2 3 4। पहला है राशि, दूसरा अंश, तीसरा कला और चौथा विकला। इसके नीचे ये दो मिलेगा, ये है पहला वाला है गति, दूसरा होता है विगति। यहाँ मैंने बता दिया नक्षत्र का नाम है, उसके नीचे नक्षत्र के चरण है। यानी देखिए सूर्य इस नक्षत्र के चौथे चरण में है, यानी हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में है। मंगल चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में है। बुध हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। ठीक है ये। और इसके नीचे देखिए तो ये दैनिक दिया रहता है, प्रत्येक दिन का, कि इस दिन यानी इस डेट के हिसाब से सूर्य का देखिए यहाँ राशि, अंश, कला, विकला दिया हुआ है ना। ये मैं आपको ऊपर बता रहा था राशि, अंश, कला, विकला, तो वही चीज यहाँ दिया है। यानी सूर्य की राशि, सूर्य का अंश, सूर्य का कला, सूर्य का विकला। इसी प्रकार यदि मान लीजिए मैं कोई दैनिक पंचांग भी उठा लूं, चलिए कौन सा पंचांग उठा के आपको बताऊं,
तो चलिए ये किसी भी सन का है, दिवाकर का ही पंचांग है, खोल लेते हैं, कोई सा भी पेज खोल लेते हैं। यहाँ जब का भी हो, देखिए आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको यहाँ भी 2 चक्र देखने को मिलेगा। वैसे ही ये प्रतिपदा से लेके अष्टमी तक और ये अष्टमी से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक का चक्र होता है। यानी पूर्णिमा अमावस्या में इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप शुक्ल पक्ष का पेज खोलेंगे तो ये पूर्णिमा मिलेगा और कृष्ण पक्ष का पेज होगा तो अमावस्या मिलेगा। वैसे ही राशि अंश कला विकला, गति विगति, नक्षत्र चरण और मार्गी वक्री और उदय अस्त दिया रहता है। तो आप यहां से इसको नोट करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया कि आप कहां से नोट करेंगे। तो पंचांग में इसको कहां आप देखेंगे ये आप समझ गए। अब आप पंचांग में देखने के बाद कुंडली पर कहां लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास 3 तरह की कुंडलियां हैं, इनमें मैं आपको बता रहा हूं। जब आप कुंडली भरना शुरू करेंगे तो आगे बढ़ते आइए, तो यहां दिया है अथ सूर्यादि स्पष्ट ग्रह, यानी सूर्य आदि जो नवग्रह हैं इनका स्पष्टीकरण, तो इनको स्पष्ट करो। तो यहां सूर्य के नीचे आपको राशि अंश कला विकला लिखना है। फिर यहां 3-11 राहु की गति और विगति है, केतु की भी यही होती है 3-11। तो यहां इस वाले डब्बे में आपको ग्रहों का गति और विगति लिखना है। उसके नीचे यहां लिखना है मार्गी और वक्री, जो अभी आप पंचांग में देख रहे थे, मार्गी और वक्री। और नीचे वाले में लिखना है उदय और अस्त। चलिए अब एक और कुंडली देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका, इसको देखते हैं। तो आप ये जन्मांक चक्र, ये चंद्र चक्र हो जाएगा। और इसके आगे बढ़िएगा तो अथ सूर्यादय स्पष्ट ग्रह। अब यहाँ देखिए ये ग्रहों के नाम हो जाएंगे, ग्रह से सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। और यहाँ देखिए राशि अंश कला विकला लिखा है ना, राशि अंश कला विकला। तो यहाँ राशि भरेंगे, यहाँ अंश भरेंगे, यहाँ कला भरेंगे, यहाँ विकला भरेंगे। फिर यहाँ गति हो जाएगा, गति विगति देखिए राहु का 3-11 और केतु का भी 3-11 गति है। यहाँ आप लिखेंगे मार्गी और वक्री और यहाँ लिखेंगे उदय और अस्त। तो जब भी आप कुंडली में भरेंगे तो यहां भरेंगे पंचांग को देखकर। तो ये वाला जो दूसरा वाला स्टेप आता है, यानी दूसरा नंबर पे जो भरा जाता है ग्रहों का राशि के बाद, ये होता है अंश। यहां अंश भरा जाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अंश का महत्व क्या है, अंश है क्या। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, 360 अंश का। अभी तक तो हमने यह समझा कि अंश पंचांग में कहां दिया रहता है और हम कुंडली में कहां लिखते हैं। यानी जो ब्रह्मांड है उसको ऋषियों ने कितने भागों में बांटा है और वह कितने अंश का है। यानी इसको सबसे पहले अंशों में इसकी गणना किए हैं तो पूरे ब्रह्मांड का मान कितना निकला, 360 अंश। यानी ये क्षेत्रफल का एक माप हो गया, नाप हो गया। अब इस ब्रह्मांड को 360 डिग्री को ऋषियों ने 12 भागों में बांटा है, जिसको 12 भाव कहते हैं। तो 360 को यदि आप 12 भाग में बांटेंगे तो एक भाग का मान आएगा, एक भाग होगा 30 अंश का। ठीक, एक भाग हो जाएगा 30 अंश का। तो इसी प्रकार प्रत्येक भाग का मान हो जाएगा 30। जैसे ये भी 30 तो ये वाला भी अपने आप में 30 का होगा। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो ये 30 तक होगा, फिर यहाँ 30 से 60 तक होगा, फिर ये 60 से 90 तक होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 360 अंश पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार राशियों का भी विभाजन हो गया है। 12 राशियां हैं, यानी एक राशि का मान 30 अंश है, एक राशि का मान। तो इसमें आप 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। यानी जो राशि का क्षेत्रफल है, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गोला आकृति है, ये हो, इसको 12 भागों में आप बांट लीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके बांट लेते हैं। अब ये जितना हो इतने में ही छोड़ देते हैं, 12 भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए ये 1 नंबर की राशि है, ये 2 नंबर की राशि है, ये 3 नंबर की राशि है, ये 4 नंबर की राशि है, ये 5 नंबर की राशि है, ये 6 नंबर की राशि। इसी प्रकार आप 12 तक मान लीजिए, ये 12 नंबर की राशि है, इसमें और बांट लीजिए। अब एक राशि से दूसरे राशि की जो दूरी है ये है 30 अंश। तो अंश यहां भी आपने समझा कि अंश क्या है, किलोमीटर। जैसे हम नापते हैं सड़क का किलोमीटर के हिसाब से कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी इतने किलोमीटर हो गया, वैसे ही एक राशि से दूसरी राशि की दूरी अंशों में निकाली गई है। तो एक राशि से दूसरी राशि की दूरी 30 अंश है, फिर दूसरे से तीसरी राशि की जो दूरी है वह भी 30 अंश है। यानी दो राशियों के बीच की दूरी किसमें निकाला गया है, अंशों में।
अब समझते हैं अंश का महत्व क्या है ग्रह के परिप्रेक्ष्य में। प्रिय दर्शकों, जो ग्रह है उनकी अवस्था तय किया गया है अंशों के हिसाब से। अब अवस्था क्या है तो इसको समझने के लिए हम अपने जीवन पर समझते हैं। एक व्यक्ति की आयु आप कितना ज्ञात करते हैं, कितना बताते हैं? एक औसतन जो आयु कहा गया है वो 100 वर्ष मानिए। विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से 120 वर्ष भी होता है, तभी 120 वर्ष विंशोत्तरी महादशा कहा गया है। तो चलिए 100 वर्ष ही मान लेते हैं। औसतन आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में अवस्था है व्यक्ति की, जन्म के बाद बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, मृत अवस्था है। यह अवस्था उम्र पे ही तो है। नंबर 1 इसको बाल अवस्था लिख लीजिए, 2 कुमार लिखिए, तीसरा युवा अवस्था, चौथा प्रौढ़ अवस्था और 5वीं अवस्था मृत अवस्था मान लीजिए, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब आइए समझते हैं जन्म कुंडली में फलादेश के लिए अंशों का महत्व कितना खास होता है। प्रिय दर्शकों, फलादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का बलाबल ज्ञात करने के लिए अंश के द्वारा ही ग्रहों की अवस्था का पता चलता है। अब ग्रहों की अवस्था क्या है? ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्था है। सबसे पहला अवस्था है बाल अवस्था, दूसरा कुमार अवस्था, तीसरा युवा अवस्था, चौथा प्रौढ़ अवस्था, 5वां मृत अवस्था। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं ग्रहों की हैं। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी? तो 100 वर्ष आयु मानी गई है। हालांकि आयु 120 वर्ष होती है विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से, इसीलिए उसको कहा गया है विंशोत्तरी महादशा, यानी 120 वर्ष की आयु। लेकिन औसतन व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो इस 100 वर्ष में बाल्य अवस्था से लेकर, बाल्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाएं आती हैं। अब आप इस अवस्थाओं से समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर सकता है, यानी जिस अवस्था में होगा उसी हिसाब से कार्य करेगा। यानी जो व्यक्ति बाल्य अवस्था में है वह युवा अवस्था के व्यक्तियों की तरह कार्य नहीं कर सकता है। फिर जो युवा है उसके बराबर प्रौढ़ काम नहीं कर सकते हैं, या बाल या कुमार वाले काम नहीं कर सकते हैं। यानी प्रत्येक अवस्था में कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ग्रहों के फलादेश को समझने के लिए ये अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। ऋषियों ने ये अवस्थाएं बनाकर उसको अंश पर विभाजित कर दिया। जैसे एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, इसी 100 वर्ष में सारी अवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ यह भी समझ लीजिए आप, जो ब्रह्मचर्य आदि अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। ये 4 भी इन्हीं 100 वर्षों में विभाजित की गई हैं। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो 100 में 4 अवस्था ये बांटेंगे तो 25-25 वर्ष की अवस्थाएं हो गई। तो ये विभाजन हुआ। इसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, वैसे एक ग्रह की आयु 30 अंश है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसको मैंने पहले बताया था कि ये अंश आप किलोमीटर में कैसे समझेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी जैसे हम सड़कों का किलोमीटर पे नापते हैं, वैसे ही एक राशि से दूसरी राशि की दूरी यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अंशों के द्वारा नापी गई है। अब यहाँ इस अंश को उम्र के हिसाब से समझ लीजिए। जैसे एक व्यक्ति की जो आयु बताई गई है, 100 वर्ष बताई गई है, तो उस 100 में ये अवस्थाएं हैं। इसी 100 में ब्रह्मचर्य आदि 4 अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार इस एक ग्रह का जो आयु है वह भी आप 30 वर्ष मान लीजिए, या इसको 30 अंश मान लीजिए। 30 अंश है, इसको आप 30 वर्ष करके भी समझ लीजिए। अब इसी 30 वर्षों में, इसी 30 अंशों में ये 5 अवस्थाएं हैं ग्रहों की। तो अब इस 30 में जब 5 से भाग करिएगा तो एक अवस्था का अंश आएगा 6, यानी एक अवस्था 6 अंश की होगी। बाल्यावस्था 6, कुमार अवस्था 6 अंश की, युवा अवस्था 6 अंश की, प्रौढ़ अवस्था 6 अंश की और मृत अवस्था 6 अंश की। अब ये आप इसका विभाजन कैसे होगा? तो 0 से 6 तक बाल्यावस्था, 6 से 12 तक कुमार, 12 से 18 तक युवा, 18 से 24 तक प्रौढ़ और 24 से 30 तक मृत अवस्था है। अब इस अवस्था से आप समझ सकते हैं कि ग्रह कितना सक्षम होंगे फल करने में।
बाल्यावस्था का ग्रह युवा की तरह कार्य नहीं कर सकता है। जैसे एक बालक के कार्य करने की क्षमता और एक युवा के कार्य करने की क्षमता अलग होगी, वैसे ही यहाँ बाल्यावस्था के ग्रह और युवावस्था के ग्रह का जो फल होगा वह अंतर होगा। उनके कार्य करने की क्षमता, फल देने की क्षमता अलग होगी। इस क्षमता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वह अंश है। बिना अंश के हम यह अवस्था विभाजित नहीं कर सकते और बिना अवस्था विभाजित किए हम ग्रहों का फल समुचित रूप से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अंश ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इस अवस्था से फल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या कैसे समझेंगे कि कितना फल होगा, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए युवा अवस्था का कोई ग्रह है, तो युवा अवस्था समझिए कि पूर्ण बली होता है ग्रह, तो वह 100% रिजल्ट करता है, पूरा परिणाम देता है, तो इसको आप 100% मान लीजिए। जब पूरा रिजल्ट करता है तो इसको 100% मान लीजिए। अब आप यहां से समझ रहे हैं कि युवा के बराबर का न कुमार अवस्था का व्यक्ति कार्य कर सकता है न बाल्यावस्था का। तो उसी प्रकार युवा अवस्था के ग्रह की अपेक्षा कुमार कम काम करेंगे और बाल अवस्था वाले ग्रह भी कम ही रिजल्ट करेंगे। तो इसके अपेक्षा थोड़ा ये कम प्रभाव दिखाएंगे, तो इसको 50% मान लीजिए। अब 50% लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप 50% ही फलादेश करिएगा, ये समझाने का तरीका है। यहाँ बाल्यावस्था वाले 25% समझ लीजिए, ये मैं 25 लिखा हूं। इसी प्रकार प्रौढ़ में भी घटेगा, फिर मृत में भी घटेगा, तो ये प्रौढ़ अवस्था भी 50% मान लीजिए और मृत अवस्था भी 25% मान लीजिए। यानी युवा अवस्था का कोई ग्रह होगा वह पूरा अपना रिजल्ट करेगा, यानी उसका जो फल होगा जब तक के जीवन में पूर्ण रूप से मिलेगा और विस्तार से मिलेगा, बृहद मिलेगा, बाकी अन्य अवस्थाओं में कम। तो इन अवस्थाओं का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो अंशों के द्वारा। तो ज्योतिष शास्त्र में अंश का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। कुल मिलाकर यह अंश ही है जिससे पूरे भवचक्र का माप है, राशि का मान है, भाव का मान है, नक्षत्र का मान है। एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक राशि से दूसरी राशि, एक भाव से दूसरे भाव, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक की जो दूरी ज्ञात की गई है वह अंशों के द्वारा ही की गई है। यानी ये एक माप का तरीका है, अंश के द्वारा ही मापा गया है। तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है ये अंश, ग्रहों के स्थान को दर्शाता है यह अंश। यह ग्रहों की स्थिति को सूक्ष्म रूप से समझने का तरीका है। फलादेश के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, फलादेश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है ग्रहों का बलाबल, क्योंकि बिना बल जाने हम ग्रहों का फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रह जितना बलशाली होगा उतना ही फल करेगा। तो उसके बलाबल को हमें ज्ञात करना बहुत जरूरी है, और बलाबल ज्ञात करने के लिए अंश के द्वारा ही अवस्था पता चलता है। अवस्था पता चलेगा तभी ग्रहों का बलाबल पता चल सकता है।